वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइज, हम लोग ने जो प्रीवियस क्लासेस में मनी एंड बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझा था, आज हम उनके एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो होप करते हैं आपने उस वीडियोस को अच्छे से समझा होगा, उनके कॉन्सेप्चुअल्स के डेप्थ में गए होगे आप। तो इस वीडियो में सिर्फ हम एमसीक्यूज के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहला जो एमसीक्यू है हमारे पास यहाँ पर वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट लिक्विड एसेट। तो जो सबसे ज्यादा इन चारों ऑप्शन में लिक्विड एसेट हो सकता है वो कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए व्हाट इज एसेट। तो एसेट हमारी एक फाइनेंशियल वैल्यू होती है किसी भी बिजनेस या किसी भी इंडिविजुअल की, जिसको हम इजीली, सिक्योरली एंड क्विकली एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर द लीगल टेंडर्स। ठीक है, अभी मैं आगे आने वाले एमसीक्यूज में लीगल टेंडर के ऊपर भी बात करूंगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं लिक्विड एसेट्स के, वो भी समझ लीजिए। कैश, जो भी आपके पास कैश पड़ा होता है, जो भी करेंसी होती है आपके पास, आपके बैंक अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हुए हैं, आपने जो म्यूचुअल फंड ले रखा है, मनी मार्केट फंड्स जो होते हैं, वो सारे ही हमारे एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड एसेट्स के। तो गाइज, हमारा इस ऑप्शन का जो बेस्ट आंसर है वो है मनी। तो यहाँ पर लिक्विड एसेट्स जो कि आसानी से एक्सचेंज हो जाते हैं, जो कि आसानी से बिना किसी ऑब्स्टेकल्स और किसी टाइम लैगिंग के एक्सचेंज किए जा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी एक्सचेंज हैंड्स ड्यूरिंग अ यूनिट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। तो गाइज, इसका जो आंसर होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स जितने भी आपने एवरेज यूनिट ऑफ करेंसी जो भी यूज किया है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो इसका एक फॉर्मूला भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई। तो अगर आप पूरे कंट्री की नॉमिनल जीडीपी को मनी सप्लाई से डिवाइड कर देते हो तो आपको वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी वहां पे मिल जाएगा। इस वेलोसिटी ऑफ मनी, सर्कुलेशन ऑफ मनी को निकालने का फायदा क्या होता है, हमें इससे किसी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का पता चलता है और ये भी पता चल पाता है कि वहाँ के उस देश के जो लोग हैं वो कितना विलिंग हैं मनी को स्पेंड करने के लिए, यानी उनके हाथ में मनी है या फिर नहीं है। तो गाइस, तीसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं हम। तो वो है हु इज द ऑथर ऑफ द एंशियंट बुक ऑन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं हमारे चाणक्य। ठीक है, तो चाणक्य जो इन्होंने जो बुक लिखी है अर्थशास्त्र, वो एक स्टेट क्राफ्ट के ऊपर ये बुक लिखी है। यानी किस तरीके से आप एक राज्य को, एक अपनी प्रजा को कोऑर्डिनेट करके समन्वय बना के किस तरीके से अच्छे से उसको रन करा सकते हो। इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर ये बुक लिखी गई है। मिलिट्री की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जा सकती है उसके ऊपर ये किताब लिखी है। अगर आपको कभी भी समय मिले इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, इसका पीडीएफ गूगल पे अवेलेबल है। उसके बाद चाणक्य के कुछ और नाम भी हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, इनके 3 नाम हैं। ये तक्षशिला के स्कॉलर रह चुके हैं और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर भी रह चुके हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिस्टोरिकली द इंडियन रुपी वाज अ सिल्वर कॉइन। तो इंडियन रुपी जो था वो क्या था? सिल्वर कॉइन। अगर केमिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो एजी इज द सिंबल ऑफ सिल्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड एज। तो जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं, चाहे वो कोई भी करेंसी हो, इंडियन रुपी हो, यूएस डॉलर हो, कोई भी करेंसी हो या कॉइन्स हो, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं लीगल टेंडर्स एंड फिएट मनी। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। लीगल टेंडर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेप्ट्स। तो जो भी आपने किसी से पैसा उधार लिया है या किसी को पेमेंट करना है तो उसके लिए जिस भी लीगल मनी का आप यूज करते हैं वो सारे कहलाते हैं लीगल टेंडर्स। तो आपने सुना भी होगा जब नोटबंदी का टाइम था तो लीगल टेंडर्स को क्लोज किया गया था, यानी जो मनी सर्कुलेशन में था उसको बंद किया गया था मोदी सरकार के द्वारा। उसके बाद बात करें अगर हम फिएट मनी की, तो फिएट मनी, मनी विच इज अंडर फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी, जो कि एक्ट करता है मनी की तरीके, लेकिन गाइस इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है फिएट मनी की, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर। तो आई थिंक ये एमसीक्यू आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की भाषा में मनी डिमांड द टर्म्स M1 एंड M2 आर आल्सो नोन एज। तो M1 और M2
क्या कहलाते हैं? M1 एंड M2 आर नोन एज नैरो मनी। तो सबसे पहले M1 M2 को समझ लेते हैं हम लोग। तो M1 हमारा होता है करेंसी नोट प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। तो जो भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जो भी जमा कर रखे हैं आपने, और करेंसी नोट्स, इन दोनों का जो एडिशन होता है किसी भी देश का, वो कहलाता है M1। और M2 की बात करते हैं तो M1 में ही, यानी कि करेंसी नोट्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स में जब आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक्स को भी ऐड ऑन करते हो तो वो हमारा कहलाता है M2। ये दोनों ही कलेक्टिवली कहलाते हैं नैरो मनी। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज नैरो मनी। एंड व्हाट इज नैरो मनी? नैरो मनी इंक्लूड्स ऑल फिजिकल मनी, सारा फिजिकल मनी, जैसे कि कॉइन्स हो गए या फिर करेंसी हो गई, डिमांड डिपॉजिट्स हो गए, और कोई भी लिक्विड एसेट्स अगर आपके पास हो गई, वो किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा रखी जाती हैं, वो मनी ही हमारा कहलाता है नैरो मनी। आई थिंक M1 M2 और नैरो मनी का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकता है। बात करते हैं गाइस M3 एंड M4 के बारे में पूछा गया, तो पहले M3 M4 को डिस्कस कर लेते हैं। तो M3 M1 क्या होता है हमारा, अभी हमने डिस्कस किया था। तो M1 हमारा होता है यहाँ पर करेंसी नोट प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। और अगर हम बात करते हैं M3 की, तो अगर आप M1 में ही, यानी करेंसी नोट्स और डिमांड डिपॉजिट्स में ही जो भी टाइम डिपॉजिट्स हैं, FD एंड RD, टाइम डिपॉजिट्स आर FD एंड RD, किसी भी कमर्शियल बैंक की, ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक की, वो अगर आप उसमें ऐड ऑन कर देते हो तो वो बन जाती है आपकी M3 मनी। और अगर बात करते हैं M4 की, तो M4 में M3 को आप इंक्लूड करोगे और उसमें पोस्ट ऑफिस के जो भी सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन के टोटल डिपॉजिट्स हैं उनको भी आप ऐड ऑन कर दोगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में कि M4 में क्या इंक्लूडेड नहीं होता है, तो याद रखिएगा M4 में NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंक्लूड नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज ब्रॉड मनी। क्या कहलाता है ये? हमारा ब्रॉड मनी कहलाता है। अब ब्रॉड मनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये भी, इसमें भी नोट्स और कॉइन्स आते हैं, लेकिन इसमें हम लोग सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट जो भी होता है वो सारी चीजें इस ब्रॉड मनी में कंसीडर करी जाती हैं एज अ टर्म ब्रॉड, यानी सारी ही चीजें इसमें ऑलमोस्ट इंक्लूडेड करी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज CDR? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो एक प्रकार का रेशियो है दो चीजों को कंपैरिजन करने का। तो जो भी पैसा पब्लिक के पास करेंसी के रूप में है किसी देश की, ठीक है, और जो भी पैसा बैंक में जमा है एज अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, इट इज नोन एज करेंसी डिपॉजिट रेशियो। फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके नाम में ही छुपा हुआ है करेंसी डिपॉजिट रेशियो के। इसकी डेफिनेशन, करेंसी जो भी पैसा पब्लिक के पास है और जो भी बैंक में डिपॉजिट है, इनका जो रेशियो है वो कहलाता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट MCQ की, रिवर्स डिपॉजिट रेशियो। रिवर्स होता है ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो का, द प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक कीप एज रिजर्व्स। तो जो भी पैसा नेशनलाइज्ड बैंक या कमर्शियल बैंक अपने पास एज अ रिजर्व रखती हैं प्रपोर्शन के फॉर्म में, इट इज नोन एज रिवर्स डिपॉजिट रेशियो। आगे बात करते हैं गाइस, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो को अब हम लोग समझेंगे। तो कैश रिजर्व रेशियो गाइस होता है कि जो भी फ्रैक्शन बैंक RBI के पास डिपॉजिट करता है, एज अ सिक्योरिटी भी बोल सकते हो आप, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे बनता है वो आप एक बार समझ लो। कैश रिजर्व रेशियो, अब एक चीज सोचो कि अगर RBI ने कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो बैंकों का ज्यादा पैसा कहाँ पे जाएगा? यानी अब ये समझिए, RBI ने अगर CR को बढ़ा दिया तो बैंकों के पास फंड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा? अगर बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो पब्लिक के पास भी पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी लोन भी लोगों को कम मिलेगा, यानी कि मनी सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, यानी मार्केट में पैसा कम होगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और ऑब्वियस सी बात है जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। इसका बिल्कुल आप अपोजिट करके भी सोच सकते हो। तो गाइस, जो भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते थे मनी एंड बैंकिंग के, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। होपफुली एडिशनल नॉलेज भी आपको इस वीडियो के द्वारा मिली होगी, और जो कि पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो गाइस, इसी प्रकार के इकोनॉमिक्स से रिलेवेंट वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल में जुड़े रहिए, ठीक है। और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय।